हाँ ऑन कर दीजिए। ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसे कि हम लोग का चल रहा है और उसमें अभी तक हम 2-3 टॉपिक का डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। और आज जो हम लोग का जो टॉपिक है और वो टॉपिक है जनसंख्या और आर्थिक विकास। मैंने पहले भी बताया था कि बीपीएससी की जब आप बात करते हैं तो उसमें दो तरह से हमेशा हम लोग को ध्यान में रखना है। एक जो ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है और दूसरा जो संभावित है। जनसंख्या एक ऐसा विषय है कि जिससे बार बार प्रश्न आते रहते हैं, बहुत सारे प्रश्न इस पे पूछे गए हैं। इसमें जो सबसे कॉमन जो प्रश्न होता है कि जब हम टॉपिक जो हमने बनाया जनसंख्या एवं आर्थिक विकास, तो जब हम जनसंख्या एवं आर्थिक विकास की बात करते हैं तो जनसंख्या का आर्थिक विकास से क्या संबंध है, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि जनसंख्या की आर्थिक विकास में क्या भूमिका होती है, किस प्रकार से यह विकास को प्रोत्साहन देता है, या जनसंख्या आर्थिक विकास में बाधक है। जब हमने भूमिका की चर्चा की, यानी कि हमारा जो टॉपिक है जनसंख्या एवं आर्थिक विकास और हम भूमिका की बात कर रहे हैं, तो इसमें भूमिका में हमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पक्षों को ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें, भारत के संदर्भ में सबसे अच्छी चीज हमें देखने को क्या मिलती है कि यहाँ पे जनसंख्या अधिक है, परंतु ये जनसंख्या अधिक कितने संसाधन के रूप में है, कितने बोझ के रूप में, इसी चीज पे हम लोग को चर्चा करनी है। बीपीएससी में इस विषय पे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, यानी कि जनसंख्या अधिक क्या देश के विकास के लिए आवश्यक है या देश के विकास के लिए नुकसानदायक है। तो यहाँ पे हम लोग को ध्यान में ये रखना है कि जब हम भूमिका की चर्चा कर रहे हैं तो उसके सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष दोनों की हम लोग को चर्चा करनी है। तो जनसंख्या आर्थिक विकास में किस प्रकार से अपनी भूमिका अदा करती है, इसको शुरू करने से पहले हम ये समझ लें कि जनसंख्या को हम लोग की विभिन्न आयु वर्ग में कैसे बांटते हैं। तो सामान्य तौर पे जो हम लोग का ये टॉपिक है, पहले इसको हम लोग देख रहे हैं, जनसंख्या एवं आर्थिक विकास। आर्थिक विकास में जनसंख्या की क्या भूमिका है, इससे पहले जो हम लोग जनसंख्या को विभिन्न आयु वर्ग में जो बांटते हैं वो हम लोग थोड़ा देख लें। तो सामान्यतः इसको बांटा जाता है 0 से 14, 15 से 60 और 61 से ऊपर। ये जो दोनों जनसंख्या वर्ग आयु वर्ग है, इसको सामान्यतः हम लोग आश्रित वर्ग कहते हैं, यानी कि अनुत्पादक वर्ग में। ये एक प्रकार से इस कार्यशील जनसंख्या के ऊपर निर्भर होती है। ये सैद्धांतिक पक्ष है, कोई जरूरी नहीं है कि व्यवहार में भी हम लोग को यही चीज देखने को मिले कि ये दोनों इसमें आश्रित वर्ग में क्यों आते हैं। लेकिन यहां जो हम बात करते हैं कार्यशील जनसंख्या की बात करते हैं, तो ये वर्ग हमारा आता है 15 से 60 आयु वर्ग में। कार्यशील जनसंख्या कहने का मतलब क्या होता है? सामान्यतः जनसंख्या का वह आयु वर्ग
जो उत्पादन कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से अपना योगदान देता है वो हमारा कहलाता है कार्यशील जनसंख्या। भारत के संदर्भ में जनांकीय लाभांश की स्थिति क्यों है? क्योंकि यहां पर ये आयु वर्ग के लोग सर्वाधिक यहां पर आ रहे हैं और धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती भी जा रही है और साथ साथ यहां पर भी है। तो जब हम जनसंख्या की बात करते हैं आर्थिक विकास में क्या भूमिका है, तो सबसे पहले हमें ध्यान में ये रखना पड़ता है कि आश्रित जनसंख्या का क्या भाग है और उसके ऊपर कार्यशील जनसंख्या का क्या भाग है। आश्रित जनसंख्या यानी कि डिपेंडेंट पॉपुलेशन में ये आयु वर्ग और 61 से ऊपर आयु वर्ग में ये आते हैं। और जब हम कार्यशील जनसंख्या की बात करते हैं तो कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत हमें यही ध्यान में रखना है कि हम उस संसाधन का कितने अच्छे तरीके से प्रयोग कर पाते हैं। जनसंख्या आर्थिक विकास में तभी भूमिका निभा पाती है कि जब हम उसे मानव संसाधन के रूप में लें। मानव संसाधन जैसे अन्य प्रकार के भौतिक संसाधनों की बात होती है, उसी प्रकार से मानव भी अपने आप में एक संसाधन है और जब हम इसे उस रूप में प्रयोग करते हैं तभी यह भी आर्थिक विकास के लिए लाभकारी सिद्ध हो पाती है। तो अब जनसंख्या आर्थिक विकास में किस प्रकार की भूमिका निभाती है, इसके दो पक्ष हैं। एक है सकारात्मक पक्ष और दूसरा पक्ष क्या आता है, नकारात्मक पक्ष। यानी कि सकारात्मक पक्ष में आर्थिक विकास को कैसे प्रोत्साहन देती है और दूसरे अगर पक्ष की अगर हम बात करें तो क्या यह विकास के लिए अवरोधक के तौर पे आती है। यही दोनों का विवेचन हम लोग को इस टॉपिक के तौर पे करना है। तो सबसे पहले हम इस चीज को नोट करें कि सकारात्मक पक्ष में, तो सकारात्मक पक्ष में कौन कौन से पॉइंट आएंगे ये हम देख लें इसको। सकारात्मक पक्ष यानी कि यह विकास को कैसे प्रोत्साहन दे रही है। तो सबसे पहले जो हम लोग का इसमें टॉपिक आ जाएगा वो ये होगा कार्यकारी श्रम की पूर्ति। सेकेंड टॉपिक जो हम लोग का है वो बाजार का विस्तार। तीसरा पॉइंट जो हम लोग का होगा उत्पादन में वृद्धि। चौथा पॉइंट जो हम लोग का होगा पूंजी निर्माण का विस्तार। उसके बाद पांचवा पॉइंट जो हम लोग का होगा वो होगा मानव पूंजी निर्माण। ये जनसंख्या के सकारात्मक पक्ष में हम लोग को इसमें ये आता है सकारात्मक पक्ष में। यहां पे यानी कि जनसंख्या आर्थिक विकास को कैसे प्रोत्साहन दे रही है, इसके सकारात्मक पक्ष में सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग का आता है वो है कार्यकारी श्रम की पूर्ति। थोड़ा सा हम लोग तुलना करते हैं भारत और जापान की। भारत में स्थिति क्या है, यहां पर जो युवा जनसंख्या है वो बहुत ही अधिक मात्रा में है, परंतु जब हम जापान की बात करते हैं तो वहां पे जनसंख्या का अधिकांश भाग अपनी आयु को निश्चित आयु को प्राप्त कर चुका है। तो वहां पे समस्या क्या आ रही है कि कैसे हम अपने कार्यकारी श्रम को बढ़ाएं, क्योंकि वहां पे जनसंख्या में अधिकांश भाग ऐसे लोगों का है कि जो उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से योगदान नहीं दे पा रहे हैं और जो 0 से 6 या 0 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का है वो भी उसकी प्रतिशत बहुत ही ज्यादा कम है और कार्यकारी जनसंख्या की सोच उसमें सीमित हो जा रहे हैं। इसका परिणाम क्या निकल रहा है, जापान ऐसा देश अब बाहर से श्रम को वो आमंत्रित कर रहा है और इसी कारण से भारत से वो आमंत्रित कर रहा है कि आप हमारे यहाँ आए और उत्पादन कार्यों में अपना योगदान दें। इसी क्रम में उसमें भी बहुत सारे भारतीय विशेषज्ञों को अपने यहाँ प्रशिक्षण देने के लिए भी बुलाया। परंतु ठीक उलट अगर हम भारतीय संदर्भ की बात करें तो भारतीय संदर्भ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे किसी भी प्रकार से कार्यकारी श्रम की पूर्ति में कोई कमी नहीं आती है, या दूसरे शब्दों में ये कहें यहाँ पर
उत्पादन के दृष्टिकोण से अधिक श्रम उपलब्ध है, यानी कि जितने हमें श्रम उपलब्ध है वो इस मामले में कहीं बहुत ज्यादा ये चीज सामने आ जाती है, परंतु हम श्रम का पूरी तरह से प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। समस्या इस बात की है कि भारत में जो हमारे पास श्रम शक्ति है और जैसे उसका प्रयोग होना चाहिए, चूंकि वैसे तकनीकी कौशल नहीं उपलब्ध हो पाए हैं, जिसके कारण से उस श्रम का उपयोग नहीं हो पाता है कि तो तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखें तो भारत में जनसंख्या अधिक के विकास को कैसे प्रोत्साहन, क्योंकि यहाँ पे कार्यकारी श्रम की पूर्ति बहुत ही ज्यादा है, इसलिए हम श्रम के मामले में दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। वही अगर हम दूसरे देशों की बात करें, खासकर विकसित देशों की बात करें, तो ऐसे देश दूसरे देशों से प्रशिक्षित कामगारों को अपने यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं। ये एक विचारणीय विषय है कि क्यों भारत के लोग बाहर जाके कार्य करते हैं। तो यहाँ पे यही प्रश्न ये सामने आते हैं, भारत के लोग जो तकनीकी रूप से दक्ष हैं, दूसरे देशों में कार्य करते हैं, तो वहां भी उन्होंने कार्य किया और जो उनको आय प्राप्त होती है तो अल्टीमेटली वो भारत में ही वो आता है। तो इस दृष्टिकोण से यहाँ पे जो कार्यकारी श्रम की जो बात होती है, तो कार्यकारी श्रम की आपूर्ति के मामले में यहाँ समस्या नहीं आती है, लेकिन दिक्कत यह है कि जो औद्योगिक क्षेत्र की डिमांड है, जो सेवा क्षेत्र की डिमांड है, उसके अनुरूप कुशल श्रमिक नहीं मिल पाते। ये इसका एक विरोधाभास पक्ष है। कार्यकारी श्रम अपने आप में पूरी तरह से उपलब्ध है, परंतु जो औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र जिस प्रकार से डिमांड करता है, यानी कि तकनीकी क्षेत्र में दक्ष लोगों की बात करता है, यहां पर यह कमी सामने आ जाती है। तो जब हम सकारात्मक पक्ष की बात करते हैं तो सबसे पहला हम लोग का सकारात्मक पक्ष ये नजर आता है, यानी कि कार्यकारी श्रम की पूर्ति यहां पर सबसे ज्यादा ये थी। जब हम दूसरे सकारात्मक पक्ष की बात करते हो तो फिर हमें क्या निकलता है, बाजार का विस्तार। स्वभावतः आप इसको विश्व परिप्रेक्ष्य ही समझ सकते हैं। आज विश्व की अनेक कंपनियां भारत को एक बाजार क्यों मानती हैं? क्या यहाँ पे कोई भौतिक संरचना है बाजार का? नहीं, यहाँ पे जनसंख्या आधिक्य है, यानी कि यहाँ पे जब हम जनसंख्या की बात करते हैं तो यहाँ पे हर एक आयु वर्ग के लोग हमें मिलते हैं और विदेशी कंपनियों या देशी कंपनियों के लिए वो एक संभावित बाजार के तौर पर आते हैं। तो कहीं भी जनसंख्या जहां पे ज्यादा रहेगी वो अपने आप में एक बाजार होता है। कोई व्यक्ति किसी संगठन में जब वो कार्य कर रहा है, वो खुद उसका भी एक उपभोक्ता होता है। मान लीजिए कि अगर आप कल को किसी बैंक के एम्प्लॉय बनते हैं या फिर किसी जगह पे कोई कार्य करते हैं, तो आपने उस जगह पे भी कार्य किया, आपको इनकम भी प्राप्त हुई, और अगर आप उस कंपनी से सेवा खुद भी ले रहे हैं तो आप उस कंपनी के भी उपभोक्ता हो जा रहे हैं। इसी प्रकार से अगर भारत में 130 करोड़ से अधिक की जनसंख्या है तो हर एक जनसंख्या का एक पक्ष वो एक संभावित बाजार के तौर पे आता है। तो पूरे भारत को अगर हम एक बाजार के तौर पे देखें तो ये जनसंख्या अधिक एक बाजार के रूप में सामने आ रहा है। इसको एक अन्य उदाहरण से आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम अपने पटना शहर की बात करें, पटना शहर की स्थिति क्या है कि आज लॉकडाउन के फलस्वरूप जो यहाँ पे जो विभिन्न शहरों से लोग आके जो बसे, अब स्थिति क्या है कि यहां से वो लोग वापस अपने शहरों में चले गए, धीरे धीरे लौटने की प्रवृत्ति प्रारंभ हो रही है। तब तक की स्थिति क्या हो रही है, यहाँ पे जो पूरा का पूरा संभावित बाजार था वो खत्म हुआ, और जब लॉकडाउन खत्म होने के बाद जब वैसे लोग लौटने लगे, फिर धीरे धीरे बाजार में उछाल की प्रवृत्ति ये आने लगी। तो यहाँ पे जब हम बाजार के विस्तार की बात करते हैं तो आंतरिक और विदेशी दोनों दृष्टिकोण से ये जनसंख्या एक बाजार के तौर पर सामने आती है। इसी कारण से भारत में विदेशी निवेश क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि उन कंपनियों के लिए भारत एक संभावित बाजार के तौर पर सामने आता है। ये हमारा ये दूसरा पॉइंट हो गया, बाजार का विस्तार। और उसके बाद जब हम इसके तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, यानी कि उत्पादन में वृद्धि, तो क्यों हम उत्पादन में वृद्धि क्यों करें, तो स्वभावतः हम इसको इससे जोड़ सकते हैं। जहां पर जनसंख्या अधिक है, स्वभावतः वहां पे वस्तु और सेवाओं की मांग बढ़ेगी, और जब वस्तु और सेवाओं की मांग बढ़ेगी तो स्वभावतः हमें अधिक उत्पादन करने की आवश्यकता पड़ती है। तो इसी क्रम में जनसंख्या उत्पादन में वृद्धि को प्रोत्साहन देती है, या दूसरे शब्दों में कहें तो जो बढ़ी हुई मांग है उस मांग को पूर्ति करने के लिए पूर्ति बढ़ाना या फिर उत्पादन में वृद्धि करना जरूरी हो जाता है। ये कुछ पॉइंट हमारे सकारात्मक पक्ष में आ रहे हैं। और इसके बाद जब हम कहते हैं पूंजी निर्माण का विस्तार, पूंजी निर्माण या कैपिटल फॉर्मेशन, इसके कहने का तात्पर्य क्या होता है, तो पूंजी निर्माण को सामान्यतः हम समझ सकते हैं निवेश से। स्वभावतः जहां पे अधिक जनसंख्या है वहां पे उस बाजार को टैप करने के लिए, इस बाजार का उपयोग करने के लिए अधिक से अधिक पूंजी निवेश किया जाएगा।
ये पूंजी निवेश ही एक प्रकार से पूंजी निर्माण के तौर पर आता है। इसको हम एक उदाहरण के तौर पर ऐसे समझ सकते हैं कि अगर भारत में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, ऊर्जा की मांग बढ़ती जा रही है, और जब हम ऊर्जा की मांग बढ़ने की बात करते हैं तो इसी प्रकार से फिर ऊर्जा की मांग को पूरी करने के लिए नए नए प्रकार के ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश किए जाएंगे। यह आंतरिक निवेश भी हो सकता है, बाहर से भी निवेश हो सकता है। तो इस प्रकार से जो जनसंख्या एक जो बढ़ी व्याधि की जनसंख्या के तौर पे वो पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन देती है। और इसके बाद जो हम लोग का टॉपिक है वो है मानव पूंजी निर्माण। मनुष्य जब जन्म लेता है वो अपने आप में ही एक संसाधन होता है, लेकिन तब जब उसको तकनीकी तौर पे कुशल बनाया जाए, और ये तभी संभव हो पाता है जब हम मानव को एक संसाधन के तौर पर लें। एक छोटे बच्चे के जन्म के विकास से लेकर युवावस्था और प्रौढ़ावस्था तक जो मानव में तकनीकी कुशलता लाई गई, यानी कि तकनीकी रूप से उसको जो दक्ष बनाया गया, इसी कारण से हम क्या कहते हैं कि मानव पूंजी निर्माण, इसको हम बात करते हैं। यानी कि मानव को भी हम एक संसाधन के तौर पर उसको ले रहे हैं। इसके लिए क्या प्रयास किए गए, क्योंकि हमें मालूम है कि अर्थव्यवस्था के जितने भी क्षेत्र हैं उसमें कुशल कामगारों की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो कृषि क्षेत्र ही क्यों नहीं हो, औद्योगिक क्षेत्र क्यों नहीं हो, और सेवा क्षेत्र ही क्यों नहीं हो। और भारत आज सूचना प्रौद्योगिकी में तरक्की इसलिए कर पाया क्योंकि यहाँ पर मानव पूंजी निर्माण सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सबसे ज्यादा हुआ, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी में कुशल कामगारों की कमी नहीं रही है। इसी प्रकार से जब हम अन्य क्षेत्रों, अन्य औद्योगिक इकाई, उत्पादन इकाइयों की हम बात करते हैं तो वहां पर भी हमें कुशल मानव की आवश्यकता पड़ती है जो तकनीकी रूप से काफी दक्ष हो। तो जब जनसंख्या अधिक होती है तो इसी को हम कहते हैं मानव पूंजी निर्माण। विदेश में भी भारतीय कामगारों की मांग क्यों बढ़ती है, इसका कारण स्पष्ट है, क्योंकि जो भारतीय है, चाहे उनका व्यवहार को कुशलता होना हो, चाहे बोलचाल के तरीके हो, या फिर तकनीकी दक्षता हो, हर एक मामलों में वो थोड़ी सी उन्नत अवस्था में वो रहते हैं। तो ये जो तकनीकी दक्षता की जो बात आती है मानव संसाधन के संदर्भ में, इसी को हम कहते हैं मानव पूंजी निर्माण के तौर पे। तो यहाँ पे ये जो सारे पॉइंट जो हम लोग को है ये बताते हैं कि जनसंख्या किस प्रकार से आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देती है। ये हम लोग का ये सकारात्मक पक्ष ये हो गया है। तो जनसंख्या और आर्थिक विकास की जब हम लोग चर्चा करें तो इसमें ये पॉइंट हम लोग को लिखना है कि किस प्रकार से जनसंख्या आर्थिक विकास को प्रोत्साहन दे रही है, और ये पॉइंट आपके सामने ये पूरा का पूरा ये चीज है। ये सकारात्मक पक्ष हो गया। अब जनसंख्या यानी कि बढ़ी हुई जनसंख्या कैसे आर्थिक विकास को अवरुद्ध करती, यानी कि इसके नकारात्मक पक्ष, तो क्या वो चीज आता है, थोड़ा सा उस पर हम लोग विचार करते हैं। नकारात्मक पक्ष यानी कि जनसंख्या या जनसंख्या अधिक कैसे आर्थिक विकास में एक अवरोध उत्पन्न करती है। उसमें जो सबसे पहला जो हम लोग का पॉइंट है वो ये है, घटता मानव भूमि अनुपात। ये हमारा पहला पॉइंट हो जा रहा है। दूसरा पॉइंट जो हमारा ये है वो है बेरोजगारी। तीसरा जो पॉइंट है वो है गरीबी। चौथा जो हमारा जो पॉइंट है वो है प्रति व्यक्ति आय। खाद्य सुरक्षा में कमी। खाद्य सुरक्षा में कमी। उसके बाद जीवन की गुणवत्ता में कमी।
अब इस पॉइंट को हम लोग समझते हैं कि इसका मतलब क्या निकलता है, यानी कि घटता हुआ मानव भूमि अनुपात, इसका मतलब क्या निकल रहा है। तो इस चीज को इस तरीके से समझने की आवश्यकता है कि आप कल्पना करें कि आजादी के टाइम में भारत की जनसंख्या कितनी थी। उसके बाद जो वर्ष 1921 आता है वो एक प्रकार से एक लैंडमार्क है, क्योंकि वहीं से जनसंख्या बढ़ना वो शुरू हुई। जब हम आजादी के टाइम के भारत की बात करें और उस समय जितनी जनसंख्या थी, भारत का जो कुल भूमि क्षेत्र है वो तो नहीं घट सकता ना ही बढ़ सकता है, परंतु जनसंख्या की अगर हम बात करें तो जनसंख्या हमेशा घटते रहती है या फिर बढ़ने की उसमें प्रवृत्ति रहती है। तो इसी संदर्भ में अगर जनसंख्या बढ़ते जा रही है और कुल भूमि क्षेत्र अगर स्थिर है तो स्वभावतः जनसंख्या का भूमि के ऊपर दबाव बढ़ेगा। ये दबाव किस रूप से बढ़ेगा? आवास के क्षेत्र के ऊपर बढ़ेगा, उसकी खाद्य आवश्यकताओं को पूर्ति के क्षेत्र के लिए हमें अन्य प्रकार के कृषि क्षेत्र की पड़ेगी, पर्यावरण असंतुलन बढ़ेगा। ये संदर्भ में हम देखते हैं कि जब हम घटते हुए मानव भूमि अनुपात की बात करते हैं तो बढ़ती हुई आबादी हमेशा भूमि पर दबाव उत्पन्न करती है। ये दबाव कैसे आता है? स्वभावतः आवास क्षेत्र को लेकर आता है ये चीज। उसके बाद अन्य सुविधाओं की बात अगर करें, परिवहन सुविधाएं, तो वो भी किसी न किसी रूप में भूमि से ही जुड़ी हुई है। अगर हम बात करें खाद्य आवश्यकताओं की, स्वभावतः फिर से भूमि के ऊपर ही आवाज उसका दबाव पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे अगर खाद्य आवश्यकता बढ़ती जा रही है तो हमें नए कृषि क्षेत्र की आवश्यकता पड़ेगी, और वो क्षेत्र आएगा कहां से? यानी कि हम फिर से जंगलों को साफ करेंगे और उसे कृषि योग्य बनाएंगे। तो इस प्रकार से जब हम बात करते हैं नकारात्मक पक्ष की, तो सबसे पहला जो इसमें पॉइंट आता है घटता मानव भूमि अनुपात, यानी कि कैसे बढ़ी हुई जनसंख्या भूमि के ऊपर दबाव उत्पन्न करती है। ये सेकंड जो पॉइंट जो हम लोग का आता है वो ये है बेरोजगारी। अगर हम अपने भारत देश की बात करें, भारत में बेरोजगारी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण क्या है? यहाँ पे जनसंख्या इतनी अधिक है और जो कार्य के अवसर जो होते हैं वो उस दर से नहीं बढ़ते। जनसंख्या हमेशा ज्योमेट्रिक वे में बढ़ती है, परंतु जब हम बात करते हैं कार्य के अवसर के वे में तो वो अरिथमेटिक वे में बढ़ती है। तो समस्या यही तो उत्पन्न आती है, जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है दोगुनी तिगुनी रफ्तार से, लेकिन जो कार्य के जो अवसर होते हैं वो उस दर से नहीं बढ़ते जिस दर से जनसंख्या बढ़ रही है। इसका परिणाम क्या निकलता है कि जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग कार्य के अवसरों से वंचित रहता है और उसमें बेरोजगारी की बात ही आती है। और अगर हम भारत के संदर्भ में भी बात करें तो भारतीय संदर्भ में भी बेरोजगारी बढ़ने का एक कारण यह भी है कि जिस अनुपात से जनसंख्या बढ़ रही है उस अनुपात से कार्य के अवसर नहीं बढ़ पा रहे, या हम अपनी बढ़ी हुई जनसंख्या को संपूर्ण कार्य के अवसर देने में सक्षम नहीं हो पा रहे। इसके परिणाम स्वरूप देश में बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है। तीसरा जो पॉइंट है वो हम लोग का है गरीबी। स्वभावतः जहां पे बेरोजगारी होगी तो वो ऑटोमेटिकली गरीबी को ही जन्म देगी, और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो गरीबी अपने आप में गरीबी को ही जन्म देती है। इसका जनसंख्या से क्या संबंध है? मान लेते हैं कि किसी एक परिवार में 2 सदस्य हैं और उसके बाद उस परिवार के सदस्यों की संख्या 4-5 या फिर उसके बाद बढ़ती है, और पहले के परिवारों में अगर एक ही परिवार के यानी कि एक पति पत्नी के अगर 8-10 बाल बच्चे होते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं मानी जाती थी। परंतु स्थिति क्या होती थी? लोग ये मान के चलते थे कि जितने ज्यादा हाथ होंगे उतने ज्यादा काम के अवसर होंगे और हमारे आय की दशा वो सुधरेगी। लेकिन होता है ठीक उल्टा, यानी कि जितने ज्यादा हाथ होते हैं उन्हीं को कार्य के अवसर उपलब्ध करा पाने में अक्षमता आने लगती है और न ही उनको बुनियादी जीवन की सुविधाएं मिल पाती हैं, और इसी का उल्टा परिणाम क्या निकलता है? वो गरीबी के रूप में सामने आता है। यानी कि इस तथ्य को ध्यान में रखिए, जो परंपरागत सोच बनी हुई थी कि जितने ज्यादा हाथ यानी कि जितने ज्यादा व्यक्ति उतने ही ज्यादा कार्य के अवसर और उतनी ही अच्छी गुणवत्ता वाली जिंदगी, लेकिन ठीक उल्टा परिणाम क्या निकल रहा है? यानी कि जितने ज्यादा हाथ यानी कि व्यक्तियों की संख्या बढ़ते जा रही है उनके जीवन की गुणवत्ता में कमी आती जा रही है। स्वभावतः ये होता है कि अगर गरीबी में जन्म लिया तो गरीबी में ही वो रह जाते हैं। तो ये दुष्परिणाम गरीबी का ये सामने आते हैं। उसके बाद जो हम लोग बात करते हैं कि प्रति व्यक्ति आय में कमी, स्वभावतः जब हम आर्थिक विकास का आकलन करते हैं और अन्य देशों से तुलना करते हैं कि किसी भी देश में प्रति व्यक्ति आय में कितनी बढ़ोतरी हुई, कितनी कमी हुई, तो बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण हम लोग को ये देखने को मिलता है कि जब हम प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं तो स्वभावतः राष्ट्रीय आय तो बढ़ रही है परंतु जनसंख्या का अनुपात उससे कहीं ज्यादा बढ़ा हुआ है।
तो नतीजा क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय में कमी देखने को मिलती है। और अगर हम विश्व के छोटे छोटे देशों की बात करें और भारत से उसकी तुलना करें, तो छोटे छोटे देशों की प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी क्यों देखने को मिल रही है? क्योंकि वहां पे जनसंख्या कम है परंतु राष्ट्रीय आय ज्यादा है, तो स्वभावतः वहां पे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है। परंतु यदि भारत जैसे देश की बात की जाए तो यहाँ पे जनसंख्या जितनी अधिक है, राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी तो हो रही है परंतु तुलनात्मक रूप में प्रति व्यक्ति आय में कमी देखने को मिलती है। यहां पे सबसे विचारणीय जो विषय है वो ये है खाद्य सुरक्षा में कमी। सबसे पहले हम ये समझ लें कि खाद्य सुरक्षा होती क्या है। खाद्य सुरक्षा से यह अभिप्राय नहीं लगाया जाना चाहिए कि हमने अपने खाद्यान्नों का या अन्य खाद्य पदार्थों का सही तरीके से भंडारण किया हुआ है। खाद्य सुरक्षा का मतलब ये होता है कि हम अब एक व्यक्ति को कितने प्रकार से या कितने मात्रा में खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित करा पा रहे हैं। तो इस पॉइंट को ध्यान से रखिएगा, खाद्य सुरक्षा का यह अर्थ नहीं निकलता है कि हमने खाद्य का भंडारण कैसे किया है या हमने कितने अच्छे तरीके से उसे संभाल के रखा है। खाद्य सुरक्षा का मतलब होता है कि देश में हर एक व्यक्ति को किस सीमा तक खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित हो पा रही है। सामान्यतः अगर हम मान लें कि एक व्यक्ति दिन में 3 बार अगर खाना खाता है, तो खाद्य सुरक्षा का मतलब ये हो रहा है कि वो तीनों बार उसको पौष्टिक तो भोजन उपलब्ध हो पा रहा है, यानी कि उसको भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित हो पा रही है। ये खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत आता है। जब हम आर्थिक विकास के संदर्भ में जनसंख्या की भूमिका की बात करते हैं, तो जहां भी जनसंख्या बढ़ी हुई रहती है, सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि हम अपनी बढ़ी हुई जनसंख्या की खाद्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार से कर पाएंगे। भारत के संदर्भ में भी आज जो लोग 40% से अधिक गरीबी रेखा से नीचे जुड़े हुए हैं, उसके साथ दिक्कत सबसे बड़ी ये आती है कि वो कुपोषित भी है। कुपोषण का कारण क्या है? क्योंकि उनको पर्याप्त रूप से खाद्य सुरक्षा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। लॉकडाउन के समय भी यही समस्या सबसे बड़ी आ रही थी कि जो लोग जो दिन प्रतिदिन का रोजगार है, उनकी खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे होगी। तो यहाँ पे यही चीज सबसे बड़ी समस्या के तौर पे आती है कि जो भारत की अधिकांश जनसंख्या है वो खाद्य सुरक्षा को पूरी तरह से ग्रहण नहीं कर पाई है, यानी कि उनको खाद्य सुरक्षा उपलब्ध नहीं हो पाती है। ये हम लोग को सबसे बड़ा नकारात्मक के संदर्भ में आता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जीवन की गुणवत्ता में कमी, स्वभावतः अगर हम भारतीय संदर्भ की बात करें तो यहाँ पे या तो अमीर वर्ग के लोग आ रहे हैं, या फिर मध्य वर्ग के लोग आ रहे हैं, या कंप्लीटली आपको निम्न आय वर्ग के लोग आते हैं। लेकिन जब हम मध्य वर्ग की बात करते हैं या फिर निम्न तबके की बात करते हैं, ये जो हम लोग को जीवन की गुणवत्ता में जो अंतर देखने को मिलता है वो इसलिए क्योंकि यहाँ जनसंख्या इतनी अधिक है कि जो बुनियादी सुविधाओं की आपूर्ति हो पाती है वो सभी लोगों तक उसकी पहुंच सुनिश्चित नहीं हो पाती है। इसका कारण ये भी हो सकता है कि सरकार ऐसे लोगों तक पूरी तरह से अपनी विकास योजनाओं को नहीं पहुंचा पा रही है, क्योंकि जनसंख्या इतनी अधिक है, ना तो उसके लिए पूरी प्रकार से प्रशासनिक मशीनरी की आवश्यकता उपलब्ध हो पा रही है, न ही अन्य कारणों से उन तक वो चीज पहुंच पा रही है। तो ये बढ़ी हुई जनसंख्या के पूरे ये आपको नकारात्मक पक्ष ये सामने आ रहे हैं। तो ये जो हम लोग का जो चर्चा का विषय था कि जनसंख्या आर्थिक विकास में किस प्रकार से भूमिका अदा करती है, जिसमें दोनों सकारात्मक पक्ष नकारात्मक पक्ष दोनों ही मैंने पॉइंट्स का उल्लेख किया हुआ है। और जब आप भूमिका लिखिए तो इसमें आपको दोनों चीजों का उल्लेख करना पड़ेगा। प्रश्न ऐसे ही पूछा गया है कि जनसंख्या की आर्थिक विकास में क्या भूमिका होती है, और जब भूमिका की बात आती है तो उसमें आपको सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही लिखना ही है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो हम लोग का ये जो चर्चा चला जनसंख्या एवं आर्थिक विकास पे, उस पर आप लाभान्वित होंगे। और इस संदर्भ में कुछ और अगर प्रश्न अगर है तो फिर हम उसको अगले क्लास में डिस्कस करते हैं।